मोदी सरकार ने जब नागरिकता संशोधन कानून संसद के दोनों सदनों में पारित कराया था तब जमकर हंगामा हुआ था और इस कानून के विरोधियों ने देश भर में भ्रम फैलाते हुए दंगे फसाद और विरोध प्रदर्शन कराए थे। लेकिन आज अफगानिस्तान में जिस प्रकार के हालात हैं उसको देखते हुए CAA बहुत जरूरी हो गया है। आज के कार्यक्रम में इस पर विस्तार से बात करेंगे, साथ ही बताएंगे दिवंगत कल्याण सिंह के जीवन से जुड़े एक खास पहलू के बारे में, साथ ही बात करेंगे दिल्ली में लगे देश के पहले स्मॉग टावर की। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए नागरिकता संशोधन कानून को लागू किया जाना बेहद आवश्यक हो गया है। अब आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों से पारित इस कानून के नियम अभी तक नहीं बनाए गए हैं। वैसे तो नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को उनके मूल देश में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होने के आधार पर नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। लेकिन मोदी सरकार ने इस साल 17 अगस्त को घोषणा की थी कि वह सभी धर्मों के उन अफगान नागरिकों को आपातकालीन वीजा जारी करेगी जो अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत आना चाहते हैं। नागरिकता संशोधन कानून की पैरवी करते हुए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि आज़ादी के बाद से स्वतंत्र भारत ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हिंदुओं, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों से ये वादा किया था कि अगर उनको जरूरत होगी तो वो भारत आ सकते हैं। यही इच्छा गांधी जी की थी और यही 1950 में नेहरू लियाकत समझौते की भी थी। साथियों, रिफ्यूजी का जीवन क्या होता, बिना किसी कसूर के अपने घरों से निकाल देने का दर्द क्या होता है, ये दिल्ली से बेहतर कौन समझ सकता है। यहां का कौन ऐसा नहीं है जहां बंटवारे के बाद किसी रिफ्यूजी का बंटवारे से अल्पसंख्यक बने भारतीय का आंसू न गिरा हो। सड़क पर हो रहा ये का बवाल उनके आंसुओं का अपमान है या नहीं है, उनके दर्द पे तेजाब छिड़कने वाला पाप है कि नहीं है। साथियों, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन कानून किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए है। हमारे 3 पड़ोसी देशों के वो अल्पसंख्यक 2004 की वजह से वहां से भागकर भारत आने के लिए मजबूर हुए हैं। उन्हें इस एक्ट में कुछ मदद की गई है, रियायत दी गई है, कुछ डील दी गई है और ये रियायत भी मोदी की सोच है ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। ये रातों रात मोदी को विचार आ गया इसलिए मोदी ने कर दिया, ऐसा नहीं है। ये रियायत महात्मा गांधी की भावना के ही अनुरूप है। महात्मा गांधी ने कहा था, कम से कम ये लोग जो महात्मा गांधी को लेकर के देश पर बातें करते रहे और आज भी गांधी सरनेम का फायदा उठाने की बातें करते हैं, जरा वो कान खोल करके सुन लो। गांधी जी ने कहा था, मोदी को मानो या ना मानो, अरे गांधी को तो मानो। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख साथियों को जब लगे
कि उन्हें भारत आना चाहिए तो उनका स्वागत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्य महात्मा गांधी कह रहे हैं। भाइयों बहनों, ये छूट ये रियायत तब की भारत की सरकार के वादे के मुताबिक है, जो बंटवारे के कारण उस समय अल्पसंख्यक बने करोड़ों भारतीयों के साथ आज से 70 साल पहले जो वादा किया गया था, उस वादे को हम निभा रहे हैं। दरअसल नागरिकता का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में इसलिए आया है क्योंकि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सीएए कानून की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां बसे हिंदुओं और सिखों के युद्धग्रस्त देश छोड़ने की स्थितियों का हवाला दिया है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने अफगानिस्तान से भारतीयों, हिंदुओं और सिखों को विमान के जरिए बाहर निकालने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया हुआ है। हरदीप सिंह पुरी के बाद अब अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी सीएए विरोधियों को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नीतियों का ही परिणाम है कि आज सीएए से लोगों को लाभ होगा। देखिए, जो सीएए की क्रिटिसिज्म वाली कंपनी थी, उसको आंख खोल करके भी और कान खोल करके भी देखना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए कि सीएए क्या था और क्यों था। आज जो है वो जो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं था, आज यही सीए उनकी एक तरह से ज़िंदगी की सुरक्षा की गारंटी बना है। और उनको ये भी कान खोल करके, आँख खोल के देख लेना चाहिए, जो इस पे सांप्रदायिकता का तड़का लगा रहे थे, कि जो लोग वहाँ से आ रहे हैं उसमें कौन कौन लोग हैं। क्या उसके लिए कोई, जो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उनके लिए कोई धर्म, जाति की का जो है वो सर्टिफिकेट मांगा गया था क्या? मुझे लगता है कि जो लोग भी अभी तक अफवाहों और आशंकाओं के माध्यम से गुमराह करने वाली जो गुमराही गैंग था, जिस तरह से उसने सीए के समय और सीए को लेकर के पूरे देश में हाहाकार और हंगामा फैलाने की कोशिश की थी, कम से कम उन्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत है। और जो लोग इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, उनके सामने जो है वो नतमस्तक होकर के सलाम करना चाहिए कि आज भारत ने, भारत की सरकार ने, भारत के लोगों की मजबूत इच्छा शक्ति ने, नरेंद्र मोदी जी ने आज एक ऐसी व्यवस्था दूरदर्शी तरीके से पहले से कर रखी थी, जिसकी वजह से वो पीड़ित प्रताड़ित लोग सुरक्षित आ रहे हैं। अफगान संबंधी आज की बड़ी खबर यह भी है कि संसद में विभिन्न दलों के नेताओं को सरकार युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान में हालात के बारे में जानकारी देगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को यह जानकारी देने का निर्देश दिया है। जयशंकर ने ट्वीट किया, अफगानिस्तान में घटनाक्रम को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय से कहा है कि वह संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को इस संबंध में जानकारी दे। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी आगे की जानकारी देंगे। सरकार की ब्रीफिंग अफगानिस्तान से लोगों की निकासी के अभियान पर केंद्रित रहने की उम्मीद है तथा इसमें वहां के हालात को लेकर सरकार के आकलन की भी जानकारी दी जा सकती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की। भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। कल्याण सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत से मुकाम हासिल किए, लेकिन देखा जाए तो राम मंदिर आंदोलन के झंडा बरदार रहे दिवंगत कल्याण सिंह का जन्म ही शायद राम मंदिर मुहिम के लिए हुआ था। शनिवार रात दुनिया को अलविदा कह गए 89 वर्षीय कल्याण सिंह के दर्शन करने आ रहा जन समुदाय कल्याण सिंह अमर रहें की बजाय जय श्री राम के नारे लगा रहा था, क्योंकि राम मंदिर निर्माण के लिए प्रतिबद्ध कल्याण सिंह अब राम से जा मिले हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए कल्याण सिंह कितने प्रतिबद्ध थे, इसकी एक बानगी आपको बताते हैं। वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली रैली का आगाज क्रांतिकारियों की धरती मेरठ से हुआ था। केंद्र में भाजपा की सरकार और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मेरठ में दिल्ली रोड स्थित शताब्दी नगर में विजय शंखनाद रैली का आयोजन हुआ था। इस रैली में कल्याण सिंह ने अपने भाषण की शुरुआत जय श्री राम से की थी। उन्होंने जनता से जय श्री राम का उद्घोष कराने के लिए जोर से बोलने का निवेदन किया। उन्होंने कहा था, इतना धीरे बोलोगे तो मंदिर कैसे बनेगा। इसके बाद उन्होंने अपना भाषण शुरू किया था।
देखा जाए तो लगभग 3 दशक पहले अयोध्या में बाबरी ढांचे के विध्वंस के बाद कल्याण सिंह एक प्रमुख हिंदू नेता के तौर पर उभरे थे। हालांकि उस घटना के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। कल्याण सिंह अपने लंबे राजनीतिक जीवन में अक्सर सुर्खियों में रहे। ढांचा विध्वंस मामले में अदालत में लंबी सुनवाई चली। कल्याण सिंह ने सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष मुकदमे का सामना किया और अदालत ने सितंबर 2020 में उन समेत 31 आरोपियों को बरी कर दिया था। कल्याण सिंह की छवि एक हिंदूवादी नेता की बनाई गई थी, लेकिन वह सबके लिए काम करते थे। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कल्याण सिंह के व्यक्तित्व से जुड़े इसी खास पहलू पर प्रकाश डाला। कई बार लोग उनको कहते हैं कि वो किसी एक विशेष धारा के राजनीतिज्ञ थे। मैं ऐसा नहीं मानता। कल्याण सिंह जी वो किसी जाति के नेता नहीं थे और वो हो भी नहीं सकते थे जाति के नेता। हाँ, ये बात दूसरी है कि उनके मन में हिंदुस्तान के किसानों के लिए या दबे और कुचले लोगों के लिए सहानुभूति थी, उनके लिए पीड़ा थी, लेकिन वो केवल उस जाति या उस समूह के नेता नहीं थे। वो सारे प्रदेश के, बल्कि कुछ मायनों में सारे देश के नेताओं में से थे। तो उनका मूल्यांकन इसी ढंग से किया जाना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी को और उसके पहले जनसंघ को देश में प्रतिनिधि नेता के रूप में जाने चाहिए। ऐसा मैं उनके बारे में मानता हूँ। मेरा उनसे व्यक्तिगत बहुत संबंध रहा है और उनके जाने से मेरी अपनी निजी क्षति भी बहुत हुई है, क्योंकि वो उन लोगों में से थे जो हमारी उम्र के थे और जिनके साथ बहुत यात्राएं की, जेल भी गए, लाठी भी खाई, उन्होंने भी खाई। तो इस तरह से कि जो संबंध थे वो बड़े प्रगाढ़ संबंध होते हैं। वो तब भी थे और आज भी हैं और इसका खेद है कि वो हमें छोड़कर चले गए। दुख है। ऐसे व्यक्ति ज़रा कम होते हैं और इनका अभाव देर तक खलता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि अब उनके अभाव की पूर्ति करना कठिन होगा। दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को शहर के कनॉट प्लेस में देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया। इससे 1 किलोमीटर के दायरे में 1 सेकंड में 1000 घन मीटर हवा शुद्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि स्मॉग टावर की स्थापना प्रायोगिक परियोजना के तहत की गई है। अगर यह सफल रही तो दिल्ली के अन्य इलाकों में भी इसकी स्थापना की जाएगी। पोल्यूशन से लड़ने के लिए, अपनी हवा साफ करने के लिए आज दिल्ली में देश का सबसे पहला स्मोक टावर लगाया जा रहा है। इसकी कैपेसिटी जो है वो लगभग 1000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड हवा रिलीज़ करेगा। सो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर हवा साफ ये कर पाएगा। क्योंकि ये नई तरह की तकनीक है, इसको एक तरह से एक्सपेरिमेंटल तौर पे देखा जा रहा है। हम लोग आने वाले समय में इसके ऊपर लगातार आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे वो लोग इस डेटा को एनालाइज करेंगे और ये बताएंगे कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। अगर ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है तो फिर इस तरह के कई सारे टावर पूरे दिल्ली के अंदर लगाए जा सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।